Hello, good morning children. Before starting our new chapter, I would like to ask some questions from your side. Right? कुछ क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगी और उनका सभी क्वेश्चंस का एक सिंगल आंसर होएगा, वो भी वन वर्ड का। तो आइए देखते हैं मेरे क्वेश्चंस क्या क्या हैं और साथ में आपने अपने आप को भी एक्टिव मोड में रखना है। So my first question is, what causes the phenomenon of sunrise, sunset and changing of seasons? My second question is, how does air inhaled through nostril reaches to all parts of our body? And the third question is, how hydroelectric power is generated? And the fourth question is, how does a bird reaches to great height in the sky? For fifth question is, how do you all come to school? And the sixth question, how the fragrance of hot meal reaches to your study room. And the last question, but not the least, why does the position of the hands of a clock changes with respect to time? इन सभी क्वेश्चंस का एक सिंगल आंसर है और वो भी सिर्फ एक वर्ड का। यस, रिस्पॉन्ड कीजिए क्विकली। जी हाँ, आई थिंक आपका आंसर आ गया होगा। एंड द आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन इज मोशन। सो लेट्स वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज रिलेटेड टू फिजिक्स and the name of this chapter is motion, chapter number 8. इस चैप्टर में हमने जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो रेस्ट एंड मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, देन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इस वीडियो में हम इन चीजों को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे रेस्ट क्या चीज है। स्टूडेंट्स, रेस्ट एंड मोशन को जानने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट और वी कैन से इट ए स्टेशनरी पॉइंट। यानी हम कब जानेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। तो कोई एक हमें सॉलिड बेस उसके लिए चाहिए, तो वो उस बेस का नाम होता है बेटे रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये ए जो है रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पे इस जगह पे, और बी पहले इसके पास ही था, बी यहीं पे था बी, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये यहाँ पे सी पे पहुंच गया है। तो यानी टाइम के साथ इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। तो अगर वो चेंज करके यहाँ तक आ गया है तो हम कहेंगे ये इसने मोशन की है। लेकिन अगर बी टाइम स्पेंड होने के बाद भी यही बैठा हुआ है ए के साथ, आपने देखना है, तो हम कहेंगे कि बी अभी रेस्ट पोजीशन में है। आप कहोगे कैसे? आप अपने घर से गाड़ी में बैठ के मार्केट गए हो या स्कूल गए हो, स्कूल में आके आप अपनी क्लास में बैठ गए हो, आप अभी कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हो, तो उस टाइम आप रेस्ट में थे। गाड़ी के साथ आपकी बॉडी चल के आई है तो वो आपका हो गया मोशन। लेकिन वो मोशन रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? आप घर से निकले हो, घर से मार्केट गए हो, घर से आप स्कूल आए हो, तो योर हाउस इज ए रेफरेंस पॉइंट। या फिर आप देख लीजिए कि अगर मान लो आप अपनी क्लास में ही हो, आप फ्रंट बेंच पे बैठे हुए हो और उस बेंच को छोड़कर उस बेंच पे बैठे हुए हो, सिटेड हो, देन यू आर सेट टू बी एट ए रेस्ट। बट वहां से उठ के आप क्लासरूम से बाहर चले गए हो तो आपका बेंच हो गया है यहाँ ओरिजिन पॉइंट, और आप उठ के बाहर गए हो तो आप किस में हो गए हो? मोशन में। तो अब ये समझ आ गई। अब हम समझेंगे रेस्ट। रेफरेंस पॉइंट किसी भी पॉइंट को बेस लेके उससे हमें पता करना कि कोई ऑब्जेक्ट एक ही जगह रुका हुआ है यानी एट रेस्ट है या फिर मोशन में है। तो रेस्ट को डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए, when an object does not change its position with respect to its surrounding
अब ये सराउंडिंग में कुछ भी आ सकता है, आप किसी पोल को, घर को, स्कूल को, टेम्पल को, मार्केट को, किसी भी चीज को आप रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। तो सराउंडिंग किसके लिए वर्ड यूज किया है यहाँ पे? रेफरेंस पॉइंट का। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और ओरिजिन पॉइंट, it is said to be at rest. मैंने अपने हाथ में मार्कर को पकड़ा हुआ है और अभी इससे कुछ भी नहीं कर रही। थोड़ी देर पहले ये क्या कर रहा था? ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा था, चल रहा था, लेकिन अब मैंने सिर्फ इसको पकड़ा हुआ है। तो ये टाइम के साथ यहीं पे टिका हुआ है। मेरे हैंड को क्या लिया आपने? रेफरेंस पॉइंट। और ये अभी क्या है? एट रेस्ट है। और मेरा हाथ भी इस टाइम पे एट रेस्ट में है। लेकिन जब ब्लैक बोर्ड पे मैं लिखने का काम कर रही हूँ तो दोनों मोशन में है, हाथ भी चल रहा है और साथ में मार्कर भी चल रहा है। अब वहां पे रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा? ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड स्टेबल है, यहाँ पे सॉरी ब्लैक नहीं है, हमारे पास व्हाइट बोर्ड है। तो व्हाइट बोर्ड हो गया रेफरेंस पॉइंट, मार्कर एंड मेरा हाथ जो चल रहा है ये हो गए हैं मोशन में। अब मार्कर को मैं यहाँ टिका के रख दिया, मैंने नहीं चला रही हूँ इसको, तो अब क्या होगा? ये एट रेस्ट। क्लियर हो गया? अब हम मोशन को डिफाइन करेंगे। क्या? सेम चीजें वही आ जाएगी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और ए ओरिजिन पॉइंट। क्या लिखेंगे हम? मोशन की डेफिनेशन यहीं से लिख देंगे। मोशन, when an object changes its position with respect to its surrounding with time, surrounding origin with time, it is said to be in motion। तो हम उसको क्या बोलेंगे? मोशन में है। यहां तक बात क्लियर हो गई आपको? रेस्ट और रेफरेंस पॉइंट पता लग गया। कोई भी बेस हमने लेना है जिसके को कंपेयर करके हमने जानना है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। चल यस स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ मोशन में हमारे पास आते हैं 4 टाइप्स। जो मोशन है, गति जो है किस तरीके से होती है? 4 टाइप से होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट अपनी जो पोजीशन चेंज करता है वो 4 टाइप से चेंज करेगा। पहली है रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन में ये स्ट्रेट लाइन, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए पोजीशन पे था और ए से चल के बी पे आ गया है और एक स्ट्रेट लाइन में गया है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। एक ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन, एक एक्सिस के ऊपर रोटेट हो रहा है, यानी उसके सेंटर में कोई एक्सिस है और उसके चारों तरफ, जैसे ये आप व्हील का डायग्राम देख सकते हैं, ये इसका एक्सिस है और एक्सिस के चारों तरफ जो मोशन हो रही है दैट इज कॉल्ड रोटेशनरी मोशन। हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के ऊपर जो घूमती है दैट इज कॉल्ड रोटेशनरी मोशन ऑफ आवर अर्थ। बिकॉज ऑफ दिस मोशन डे एंड नाइट आर फॉर्म्ड, जो मैंने क्वेश्चन में आपसे पूछा था। सर्कुलेटरी मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी, यानी ये पाथ सर्कुलर है और इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट जा रहा है सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर पाथ पे कोई चीज मूव कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे सर्कुलेटरी मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक बेस से एक जगह खड़ा है, वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, अप एंड डाउन कर रहा है या लेफ्ट एंड राइट कर रहा है, ये तीनों डायरेक्शन होगी। ध्यान से देखना, टू सामने की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, या लेफ्ट और राइट, कहीं पे भी अगर वो चल रहा है, मूव हो रहा है, तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। अब आइए मैं छोटी छोटी एक्टिविटीज के थ्रू आपको दिखाऊंगी कि लीनियर मोशन कैसे होता है और रोटेशनरी कैसे होता है, ये सारे करके दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स, लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन पाथ में मोशन देखिए, ये
सोर्स ऑफ लाइट है, जब मैं इस लाइट को इस वाटर में से निकाल रही हूँ, इसके ऊपर फॉल करा रही हूँ, तो आप देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लाइट जा रही है। अगर मैं ऊपर से भी कराऊंगी तो भी ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है। तो इस तरीके का जो मोशन होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन। ऐसे ही आप गाड़ी का देख सकते हो, एक सीधी रोड के ऊपर मूव कर रही है तो वो भी कौन सा होएगा, लीनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन। सेकंड है रोटेशनरी मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक एक्सिस पे, ये देखिए क्लॉक में, क्लॉक की 3 डिफरेंट टाइप्स की हैंड्स आपको दिख रही हैं। ये आर के लिए है एंड दिस इज फॉर मिनट, और जो बहुत तेज चल रही है दिस इज फॉर सेकेंड। अब यहां से आप स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन को भी देख सकते हैं। सबसे ज्यादा स्लो कौन सी चल रही है, हैंड की, उससे थोड़ी सी स्पीड किसकी ज्यादा है, मिनट वाली हैंड की। और सबसे फास्ट कौन मूव कर रही है, सेकंड वाली नीडल या सेकंड वाली हैंड, हम इसको बोल सकते हैं। तो अब ये देखिए जो एक एक्सिस है बना हुआ है सेंटर में, इस एक्सिस पे ये रोटेट हो रही है, इसको हम बोलते हैं रोटेशनरी मोशन। रोटेशनल मोशन को हम इस बैलून की हेल्प से भी समझ सकते हैं। मैंने इसके ये थ्रेड टाई किया हुआ है और दिस इज द रोटेशनल मोशन ऑफ बैलून। इज इट क्लियर? अब ये मेरे पास प्लेट है और ये लेमन है। प्लेट का इस वाले पाथ पे मैं इसको घुमाऊंगी और इस लेमन की हम सर्कुलेटरी मोशन, पाथ क्या हो गया, सर्कुलर, देखिए पूरा एक सर्कल इसने पूरा कर दिया। दिस इज कॉल्ड सर्कुलेटरी मोशन। अब यहाँ पे ये जो बैलून है ये ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, यस राइट। अब इसी ऑसिलेटरी मोशन को मैं अपनी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स में फ्लो होने वाले ब्लड में दिखाऊंगी। देखिए इसके लिए मैंने एक छोटी सी डिवाइस बनाई है, स्ट्रो, इसके ऊपर कैप लगा दी और नीचे मैंने लगा दी है डबल साइड टेप। अब ब्लड की मूवमेंट को जानने के लिए पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड की फिंगर से राइट हैंड पे यहाँ पे प्रेस करके देखेंगे और जहां हमें थोड़ी सी कुछ मूवमेंट फील हो वहीं पे इस डिवाइस को फिक्स कर देंगे। ये देखिए टू एंड फ्रो मोशन हो। स्टूडेंट्स, आपने लाइव एग्जांपल देख लिए हैं डिफरेंट टाइप के मोशंस के। अब इनके डेफिनेशन लिख लीजिए। लीनियर मोशन हम किसको बोलेंगे, इफ ए बॉडी ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इट इज सेड टू बी इन लीनियर मोशन। ठीक है, या हम इसको स्ट्रेट लाइन मोशन भी कह सकते हैं। अगर कोई बॉडी सीधी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है देन इट इज सेड टू बी लीनियर मोशन। सेकेंड है रोटेशनल मोशन। इफ ए बॉडी रोटेट अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, जो मैंने आपको दिखाया है क्लॉक के अंदर, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। थर्ड मैंने आपको बताई है सर्कुलेटरी मोशन, उसकी डेफिनेशन भी लिख लीजिए। थर्ड क्या थी, सर्कुलेटरी मोशन। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, क्या किया था कि पाथ सर्कुलर है और ऑब्जेक्ट उस पर ट्रेवल कर रहा है, तो इफ ए ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी सर्कुलेटरी मोशन। लिख लीजिए, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए सर्कुलर पाथ, तो उसका क्या हो जाएगी, मोशन कौन सी होगी उसकी, सर्कुलेटरी मोशन। फोर्थ आती है हमारी वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन। चौथा कौन सा मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन। यस, क्या लिखेंगे इसमें, इफ एन ऑब्जेक्ट shows the movement to and fro, left and right, up and down। लिख लीजिए इसको, if a body shows
or up and down shows up and down movement, then it is said to be a oscillatory motion. आपने बहुत एंजॉय किया है ऑसिलेटरी मोशन को, सीसो जो आप गेम खेलते हैं या आप झूला झूलते हैं, तो वो भी एक ऑसिलेटरी मोशन का ही एग्जांपल है। आइए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को इसमें कवर करते हैं, एंड दैट इज द टू इम्पोर्टेंट क्वांटिटीज ऑफ फिजिक्स, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। यस, पहले हम देखेंगे स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे? जिसकी वैल्यू को मेजर किया जा सकता है और जिसके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, तो उस टाइप की जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, उसकी वैल्यू दी हुई है, डायरेक्शन का हमें नहीं पता चलता, उस टाइप की जो क्वांटिटीज होते हैं चिल्ड्रन, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो इसका स्केलर क्वांटिटी का हमारे पास एग्जाम क्वांटिटीज दैट डिपेंड अपॉन ओनली ऑन मैग्नीट्यूड, नॉट ऑन डायरेक्शन। डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी, द क्वांटिटीज which are depends only on the magnitude और वैल्यू लिख लो साथ में, याद रहेगा, वैल्यू is called स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, कि जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, राइट। सेकंड आती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डेफिनेशन भी लिख लीजिए, द क्वांटिटी विच इज डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड अलोंग विद द डायरेक्शन। जिसमें मैग्नीट्यूड तो है ही है, साथ में डायरेक्शन भी मेंशन होती है, उसको हम बोलते हैं चिल्ड्रन वेक्टर क्वांटिटीज। तो डेफिनेशन क्या आ जाएगी यहाँ पे, यहीं से आप लिख सकते हैं, द क्वांटिटीज विच आर डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड अलोंग विद द डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो दोनों क्वांटिटी, और यही फिजिक्स की क्वांटिटीज है मेन, ये आगे भी आपके काम में आएंगी। एक जो चीज है, स्केलर क्वांटिटी के साथ हमें जब डायरेक्शन नहीं दिखानी होती, तो उसको हम सिर्फ उसके सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को आप सीधा डी लिख देंगे, ठीक है, तो ये उसकी स्केलर क्वांटिटी होगी। अब इसको मेजर किस में करते हैं हम? मीटर में, राइट। अब आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है चिल्ड्रन, जिसको शो करने के लिए सिंबल के ऊपर हमें एरो लगाना पड़ता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे शो कर रहे हैं, या चाहे डी से भी अगर आप कर रहे हो, तो उसके ऊपर ये एरो लगा दिया जाता है। इसके साथ हमें पता लग जाता है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब ये समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे डिस्टेंस, जो अगला हमारा इसमें टॉपिक है, that is the distance and displacement. Distance and displacement, दोनों के ऐसा यूनिट सेम है, दोनों को मीटर में मेजर किया जाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। आप कहेंगे कैसे? आपकी बुक में बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे ये ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से कोई कार मूव कर रही है और ये सी पॉइंट पे पहुंच रही है, फिर ये बी पे आ रही है और लास्ट में ए पॉइंट पे जा रही है, राइट। ओ और ए के बीच की डिस्टेंस उसमें दिखाई हुई है 60 किलोमीटर। अभी आगे वाले आप कुछ भी ले लीजिए, मान लो इन दोनों के बीच में 20 किलोमीटर है, इधर ये भी 20 किलोमीटर दी हुई है। तो
डिस्टेंस तो हम किसको कहेंगे, जो पूरा सम टोटल जितनी मतलब ट्रेवल की हुई है, जो टोटल ट्रेवलिंग है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक कोई भी पर्सन है वो ओरिजिन से चलना शुरू करता है, ये ओरिजिन से चलना शुरू कर रहा है और वो सी बी को क्रॉस करते हुए ए पे पहुंच गया। तो ए पे पहुंचा तो उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की है, 60 किलोमीटर की। लेकिन वो ए से वापस बी पे भी और यहाँ आके रुक गया है, सी पे आके रुक गया। तो क्या किया उसने, फिर ये 20 किलोमीटर ये भी चला है, 20 ये भी चला है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि उसने टोटल कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, तो आप क्या बताएंगे, टोटल कितनी हो गई है 60, मतलब ए ओ कितनी आ गई 60 किलोमीटर, फिर ए बी कितनी हुई 20 किलोमीटर, और बी सी कितना हो गया, अगेन बी सी 20 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई है, टोटल जो ट्रेवलिंग उसने की है दैट इज 100 किलोमीटर। क्लियर हो गया। अब आपको क्या बोलेंगे हम, कि जो उसने कवर्ड की है डिस्टेंस, जो जितने दूर वो चला है उसको हम बोलते हैं उसकी डिस्टेंस। क्लियर। द टोटल पाथ कवर बाय एन बॉडी इन एनी डायरेक्शन। अब एनी डायरेक्शन पे बात, मैं दूसरा एग्जांपल आपको बताऊंगी वो कैसे। देखिए आप चल रहे हैं, आपने क्या किया, यहां से ओ से सी तक आए हो, मान लीजिए ये 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और ये जो डायरेक्शन है आपकी वो किधर है, इधर से वेस्ट से आप किधर जा रहे हैं, ईस्ट में जा रहे हैं। ठीक। फिर आप 10 किलोमीटर चल रहे हो साउथ की तरफ, ये फिर 10 किलोमीटर है, राइट। फिर आप 10 किलोमीटर जा रहे हैं वेस्ट की तरफ, 10 किलोमीटर। तो आपकी टोटल ट्रैवलिंग, और यहाँ पे आके आप रुक गए हैं, रुके, चलो नहीं और चल रहे हैं, फिर आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं और अपने ओरिजिन पॉइंट पे पहुंच गए हैं। तो टोटल ट्रैवलिंग कितनी हुई आपकी, 10 10 10 एंड 10। तो टोटल ट्रैवलिंग कितने डिस्टेंस ट्रैवल की आपने, 40 किलोमीटर की होगी। सो द टोटल ट्रैवलिंग इज कॉल्ड डिस्टेंस। इज इट क्लियर। अब आता है डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, ठीक है, तो हम डिस्टेंस लिख देंगे 40 किलोमीटर। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि इस पॉइंट से ओ से और सी के बीच की, ये बी ले लीजिए और ये ए ले लीजिए, ओ और सी के बीच में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों में क्या फर्क है, क्या सिमिलरिटी है। तो चिल्ड्रन अगर आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाता है तो आप कहेंगे कि सी पॉइंट पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ईस्ट डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। अब आपसे कोई कहे कि ओरिजिन पॉइंट और ए पॉइंट के बीच में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो देखिए ए पॉइंट पे इस पर्सन ने टोटल कितने डिस्टेंस ट्रेवल की है, 10 10 10 30 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है और किस डायरेक्शन में, तो जो शॉर्टेस्ट रूट होता है ओरिजिन पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच में, सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, ये हो गई है, क्यों इसको इतना चक्कर लगा करने की जरूरत ही नहीं थी, ये आ गई तो कितनी लगी है, ये 10 किलोमीटर। अब यहाँ आपको आई थिंक जो डिफरेंस है दोनों में क्लियर हो गया होगा, यानी कि ए पॉइंट के ऊपर जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर है एंड द डिस्प्लेसमेंट रह गई है 10 किलोमीटर की। अगर मैं कहूँ कि बी पॉइंट पे बताइए आप, तो बी पॉइंट पे अब इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे मेजर करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर करने का सीधा तरीका यही है कि फाइनल इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच में आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो अब इसको इधर ना घुमा के हम सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसने बी पॉइंट तक पहुंचने में डिस्टेंस कितने ट्रेवल की है, कितने की, 10 + 10 = 20। आपसे पूछे कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ये अब आपके पास क्या आ गया है, राइट एंगल ट्रायंगल आ गया है, और इसके लिए ये हाइपोटेनस आपने निकालना है, तो ओ बी का स्क्वायर = क्या हो जाएगा, ओ
सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर आ गया, राइट। कितना आ गया 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये आ गया 100 प्लस 100 एंड ओ बी इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट 200। अंडर रूट 200 की वैल्यू कितने आ जाएगी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 अंडर रूट 100, तो जो वैल्यू आएगी वो 14.14 किलोमीटर समथिंग आ जाएगी। तो इन दोनों की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो 1414 किलोमीटर आ गई, राइट। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब जो मोटी बात है वो समझने वाली है कि डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन दिखानी पड़ती है और डिस्टेंस में डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, डिस्टेंस में डायरेक्शन की जरूरत नहीं है तो कौन सी क्वांटिटी हुई है, स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की इन्वॉल्वमेंट होनी बहुत जरूरी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। सेकेंड चीज, डिस्टेंस नेवर बी जीरो, वो कभी भी जीरो नहीं होगी जबकि डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। आप कहेंगे कैसे, अब अगर ये ए से वापस इस ओ पॉइंट पे आ गया पर्सन यहां से चलता हुआ, तो क्या हुआ, इसका इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस रह गया, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, वेयर एज डिस्टेंस नेवर बी जीरो। तो दोनों में डिफरेंस आप लिख सकते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, दोनों के एसआई यूनिट सेम है। तो पहले तो आप यही देख लिए कि डिस्टेंस को आप सीधा एस से लिखेंगे और इसके ऊपर ये साइन लगा देंगे। दोनों की यूनिट क्या है, इसकी भी मीटर है और इसकी भी मीटर है, उसमें कोई चेंज नहीं है। पहला पॉइंट हो गया ये। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, इट इज नेवर, लिख दो आप डिस्टेंस नेवर बी जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं होगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, इट में बी जीरो, राइट, ये जीरो हो सकती है। तीसरी पॉइंट, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इसका लिखोगे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन है, सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट आप क्या लिखेंगे, दोनों में डिफरेंस देखने चाहेंगे, तो डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, ये नेगेटिव कभी नहीं होएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। इट नेवर बी नेगेटिव, वेयर एज इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी नेगेटिव। कैसे होगी देखो, तो ये दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं बताती हूँ आपको कि ये जीरो कब हो रही है और नेगेटिव कब हो रही है। देखो, एक पर्सन है, ये मान लो ओरिजिन पॉइंट है और यहाँ पे आप खड़े हैं, आप खुद ही खड़े हैं, राइट। हाँ, अब आप आ गए बी पॉइंट पे, बी, ए और बी के बीच में डिस्टेंस है 15 मीटर की है, ज्यादा दूर नहीं जा रहे हम। आप बी से वापस ए आए और ए के लेफ्ट साइड में चले गए हो, आप इसको ग्राफ का एक्स एक्सिस मान सकते हैं। आप यहाँ पे सी पे पहुंच गए हैं और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर की। ठीक है, तो अब इस पॉइंट के रिगार्डिंग आपकी पहले जो अगर डिस्टेंस हम निकालें तो डिस्टेंस तो कितनी होगी, 15 गया है, 15 वापस आया है और फिर ये सी पे पहुंच गया है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई चिल्ड्रन, 15 प्लस 15 एंड 5, टोटल डिस्टेंस तो आ गई है इसकी 35 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा कि ये इसके लेफ्ट साइड में चली गई है, इस डायरेक्शन में गई है, तो इसको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 5 मीटर, लेकिन इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव में। एंड ये आप इसी चैप्टर में आप आगे रिटार्डेशन में समझेंगे। तो अब मेरे ख्याल में ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और जो जीरो डिस्प्लेसमेंट है वो आप सर्कुलर पाथ में भी देख सकते हैं। देखिए,
सर्कुलर पाथ है, आप यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं, हर पॉइंट पे आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, वापस यहीं पे आ गए हो, तो जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल की है वो तो इस सर्कल का पूरा सर्कमफेरेंस हो जाएगा और जो आपका डिस्प्लेसमेंट होएगा वो 0 हो जाएगा। अब कीजिए आज के क्वेश्चंस। यस, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय मोशन, या आप लिखिए व्हाट इज मोशन। बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे हैं। राइट द टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। थर्ड क्वेश्चन आप करेंगे, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। राइट द differences between distance and displacement। ओके, ये तीन ही क्वेश्चन करने हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, तीनों क्वेश्चनों के आंसर वीडियो के अंदर है। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव ए गुड डे।